विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भाग 1 संविधान का, भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। तो जैसा आपको पता ही है कि संविधान का भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, ठीक है। अनुच्छेद 1, अगर आर्टिकल 1 हम पढ़ते हैं तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का क्या है, संघ है। ये क्वेश्चन यूपीएससी का रहा है किसी समय में। भारत क्या है, आंसर राज्यों का संघ है, बस इतना ही लिखना था, ठीक है। भारतीय परिसंघ राज्यों के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, अतः राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को राज्यों में बांटा जा सकता है, किंतु कोई राज्य स्वतंत्र नहीं हो सकता। अगर कोई ये बोले कि हमें अलग देश चाहिए तो नहीं हो सकता, आर्टिकल 1 में ही लिख दिया गया है, ठीक है। क्योंकि पूरा देश एक अखंड इकाई है। क्या है? एक अखंड इकाई है। अब अनुसूची 1 भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करती है। अनुसूची 1 में क्या है, जब शेड्यूल पढ़ते हैं हम तो शेड्यूल 1 में क्या है, भारत के राज्यों और उनके राज्य क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करती है। इतना समझ में आ गया? भारत के राज्य क्षेत्र में, अब ये फिर यूपीएससी का क्वेश्चन है। 3 ऑप्शन दिए उसने। क्या किया उसने? कहा भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल होंगे। नंबर 1 राज्यों के राज्य क्षेत्र, नंबर 1 ऑप्शन क्या था, राज्यों के राज्य क्षेत्र। नंबर 2 ऑप्शन था अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, यानी यूनियन टेरिटरीज। संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। और तीसरा था ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, ये सम्मिलित होंगे। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, पहले ही आर्टिकल से पूछा हुआ है। जब आप इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन सम्मिलित हैं। नंबर 1 राज्यों के राज्य क्षेत्र, नंबर 2 अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, और नंबर 3 ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। इसका मतलब अगर कोई भू क्षेत्र ऐसा है जिसको हम अर्जित करेंगे तो वो भी क्या होगा, भारत के अंदर ही माना जाएगा। ये समझ में आ गया? वर्तमान में भारतीय संघ में कुल कितने 28 राज्य हैं, और संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं भाई? 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है। और उनके नाम आप बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन कौन राज्य हैं। राज्य, उनकी राजधानियां, यूनियन टेरिटरीज उनकी राजधानियां, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि जैसे दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली है, उसको अब एक कर दिया गया है, तो अब एक साथ बोलते हैं कि दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है, एक साथ बोला जाता है। पहले अलग अलग थे वो। तो साथ में आपका जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गई है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गई है, तो ये नई यूनियन टेरिटरीज हैं। ये क्या है? नए संघ शासित क्षेत्र हैं। कौन कौन से? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इतना समझ में आ गया? अब आर्टिकल 2 अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 2 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 2 संसद को, सबसे पहले ये याद करना है, आर्टिकल 2 किसको? संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। अगर किसी नए राज्य को प्रवेश देना है संघ में, यानी भारत संघ में अगर किसी नए राज्य को प्रवेश देना है या स्थापना करनी है, उसके लिए विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। ये क्वेश्चन ऐसे ही बनता है आर्टिकल 2 के अनुसार, ठीक है। नए राज्यों के गठन या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति भी संसद को प्राप्त है। ये आर्टिकल 3 में है। ये किस में है? अब देखो आर्टिकल 2 जब हम पढ़ रहे हैं ना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, तो इससे क्या किया था हमने, बताओ। तो यहाँ पे हमने ना दो संविधान संशोधन याद करना है, एक 35वां और एक 36वां, ठीक है। 35वें संविधान संशोधन से हमने क्या किया कि सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया। क्या दिया?
सह राज्य का दर्जा दिया। दरअसल सिक्किम में मोनार्की था, राजतंत्र चल रहा था, और वहां पे किनका शासन था, कौन थे राजा, किस राजा का शासन चल रहा था बताओ। सिक्किम में कौन सी डायनेस्टी थी जब सिक्किम को हमने सह राज्य का दर्जा दिया? स्लिप हो गया। तो हमने क्या किया, उसको सह राज्य का दर्जा, उसको चीन से खतरा था। किससे खतरा था? चीन से खतरा था, तो इसको सह राज्य का दर्जा दिया। फिर 36वें संविधान संशोधन अधिनियम, किससे? 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हमने क्या कर दिया, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। कौन सी डायनेस्टी थी सिक्किम में? चोग्याल डायनेस्टी थी। कौन सी डायनेस्टी? और नामग्याल याद आ रहा था बार बार। नामग्याल जो थे, जिंगमे, सिंगमे, नामग्याल, वांगचुक, वो जो थे वो भूटान में थे। यहाँ थी चोग्याल डायनेस्टी। चोग्याल डायनेस्टी को हमने क्या किया, उसने बोला कि भाई हमें अपने में क्या करो, समाहित करो। तो हमें संविधान संशोधन करना पड़ा। 35वां संविधान संशोधन किया गया और 1974 में किया गया। फिर हमने सिक्किम को पहले सह राज्य का दर्जा दिया, जस्ट अगले वाले से 36 से हमने उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। ठीक है, 36 और 56 याद रखना। फिर अब क्या करना, 56वें से गोवा को राज्य का दर्जा दिया हमने। 56वें संविधान संशोधन से क्या किया, तो ये दो तो याद ही रखना, क्योंकि सिक्किम 36, गोवा 56, फॉर्मूला बना दो। और 56वां संविधान संशोधन देख भी लो कौन से सन में हुआ था, है ना। तो ठीक है भाई, तो इतना समझ में आ गया। आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना आ गया समझ में। कल को अगर माना, सुनो, अगर वो उधर पाकिस्तान में उधर वाला स्टेट जो है, कौन, पठानों वाला जो स्टेट है, बलूचिस्तान, अगर कल को वो भी हमसे बोलता है कि यार हमें अपने में क्या कर दो, समाहित कर दो, तो हम आर्टिकल 2 का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? सह राज्य का दर्जा देंगे उसको पहले, फिर क्या करेंगे, फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। फिर सिंध बोलेगा हमें कि यार हमें भी समाहित कर दो, क्योंकि बुरे हाल हो रखे हैं वहाँ, तो है ना, तोते उड़े हुए हैं पाकिस्तान के। तो चलो देखते हैं। 1987 में हुआ था 56वां, जिससे हमने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था। गोवा पहले यूनियन टेरिटरी थी, क्या थी, फिर राज्य का दर्जा कब दिया, 56वें संविधान संशोधन। तो वो आगे ही पढ़ना हमने अभी। चलो अब आर्टिकल 3 क्या बोलता है भाई? आर्टिकल 3 बोलता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। क्या बोलता है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। इसको अलग अलग पढ़ना। अब आप क्या करना, तोड़ के पढ़ना। बड़े आराम से पढ़ा जाता संविधान, ऐसे हपड़ थपड़ में नहीं पढ़ा जाता। जो जल्दी में थे वो चले गए। ठीक है, क्या है कि ऐसे पढ़ना आपने। नए राज्यों का निर्माण कौन करता है भाई? संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है। और ये मैंने कल बताया था आपको, ये एकात्मक संविधान की क्या है, विशेषता है। किसकी? एकात्मक संविधान की विशेषता है। नए राज्यों का निर्माण कौन करती है? संसद करती है। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं में और नामों में परिवर्तन कौन करती है? संसद करती है। और उसका उदाहरण भी प्रस्तुत करो कि भाई उत्तराखंड राज्य बना, किस आर्टिकल से बना? आर्टिकल 3 से बना। किससे बना? उत्तरांचल बना दिया बीजेपी ने। क्या किया? राज्य तो दे दिया, लेकिन नाम क्या रखा? अपना नाम रख दिया उत्तरांचल। और यहाँ के लोगों की जन भावना जो जुड़ी हुई थी, वो किससे जुड़ी हुई थी? उत्तराखंड से जुड़ी हुई थी। तो बाद में विरोध किया गया, भाई उत्तराखंड करो नहीं, है ना, क्या करो, उत्तराखंड करो। तो फिर उत्तराखंड का नाम चेंज किया गया उत्तरांचल से। तो किसने किया? संसद ने किया। ठीक है, और अगर माना इसके एरिया को बढ़ाना है तो वो भी संसद करेगी, इसके एरिया को घटाना है तो वो भी क्या करेगी? संसद करेगी, है ना। बीच में बात चल रही थी ना सहारनपुर को, कि उत्तराखंड में लिया जाए। तो अगर सहारनपुर को उत्तराखंड में लेना है तो आर्टिकल 3 का प्रयोग संसद करेगी। और अगर माना कोई क्षेत्र ऐसा है जिसको उत्तर प्रदेश में क्या करना है, भेजना है, तो उसके लिए भी आर्टिकल 3 का प्रयोग किया जाएगा। और कैसे होता है ये भी सुन लो। सबसे पहले क्या होता है, एक बिल बनता है कि भाई उत्तराखंड बनाना है। मैं अपने राज्य के से समझा रहा हूँ कि कैसे बना हमारा उत्तराखंड। बिल बनता है, वो सबसे पहले उसमें अनुमति लेनी पड़ती है राष्ट्रपति की। किसकी? राष्ट्रपति की अनुमति जब मिल जाती है तो राष्ट्रपति उसको क्या करता है,
विधानमंडल में भेजता है, संबंधित राज्य के विधानमंडल में भेजता है। तो उत्तर प्रदेश में भेजना था, क्योंकि उत्तर प्रदेश का टुकड़ा है ना उत्तराखंड, तो उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में भेजता है। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल ने यद्यपि हाँ कहा, पर अगर ना भी कहता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। राष्ट्रपति ने उसको उठा के कहाँ रखना था? सिर्फ जानने के लिए रखता है राष्ट्रपति, कहाँ? विधानमंडल में। तो विधानमंडल हाँ करे या ना करे, दोनों ही स्थितियों में उस बिल को कहाँ रखा जाता? संसद में। फिर संसद में दोनों सदनों में अगर वो क्या हो गया, पास हो गया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, तो समझ लो नया स्टेट बन गया। इतना समझ में आ गया? ठीक। तो आर्टिकल 3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत से, खास ध्यान देना है आपने इस पर, साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती है। किसकी? और साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1, 51% मत बोलना, 50% प्लस 1, ठीक है। संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन कर सकती है, किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र में, सीमा में या नाम में परिवर्तन कर सकती है। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, 3 बार बोल दिया मैंने, ठीक है। किंतु इसके लिए संबंधित विधेयक जो होता है सबसे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के इसको नहीं कर सकते, और जहां जहां पे राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत पड़ेगी उसकी एक अलग लिस्ट बनानी है आपने। तो आर्टिकल 3 में राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। किसकी? ठीक है जी। तो राष्ट्रपति क्या करता है? यदि विधेयक किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने से संबंधित है तो राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल में राय हेतु क्या करता है? प्रेषित करता है। राय हेतु प्रेषित करता है। किंतु राष्ट्रपति या संसद विधानमंडल की राय से आबद्ध नहीं होते हैं। इसका मतलब अगर विधानमंडल हाँ करे या ना करे, दोनों ही स्थितियों में राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको संसद में रखवाएगा। यदि विधानमंडल नियत अवधि या अनुज्ञात अवधि में अपनी राय नहीं देता है तो भी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद द्वारा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत बनाई गई जो विधि है, अब ये आर्टिकल, ये फिर क्या होगा? वहां पे मैंने कहा दोनों लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया, साधारण बहुमत से पास कर दिया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, नया क्या बन गया? स्टेट बन गया। इतना समझ में आ गया? अब आते हैं आर्टिकल 4 में। किसमें? आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 4 में बोला गया है, क्या बोला गया है? हाँ जी, laws made under Article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedule and supplemental, incidental and consequential matters। बड़ा supplemental, incidental and consequential matters। पहले हेडिंग को याद कीजिए, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषांगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। इसमें आपने खाली इतना याद कर लो कि संसद द्वारा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो बनाई गई विधि होती है वो आर्टिकल 368 के प्रयोजनों के लिए, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो आर्टिकल 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाती है। क्या नहीं समझी जाती है? मतलब क्या आपने ऐसा पढ़ा कि किस संविधान संशोधन से उत्तराखंड बना? नहीं बना भाई। साधारण विधेयक से बना, साधारण बहुमत से बना है, उसमें नंबर नहीं पड़ता है। उत्तराखंड बना, हाँ जी बना। किस संविधान संशोधन से? संविधान संशोधन नहीं माना जाता जी। आर्टिकल 4 में लिखा हुआ कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत अगर संसद कोई विधि बनाती है तो उसे आर्टिकल 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन करने वाली विधि नहीं माना जाता है। संविधान का संशोधन करने वाली विधि नहीं माना जाता है। इतना समझ में आ गया? अब बेरुबाड़ी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राय के लिए यह प्रश्न आया कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन की संसद की शक्ति में क्या किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति निहित है? अरे भाई, बेरुबारी मामला बताया था मैंने, जगह का नाम है। वो क्या करना था हमने? क्या करना था? ट्रांसफर करना था। किसको? ईस्टर्न पाकिस्तान को। किसको? ईस्टर्न पाकिस्तान बोलते हैं बांग्लादेश को, पुराना नाम है, ठीक है। अब भाई जब उसको करना था तो डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? तो प्रश्न आया किसके पास? क्योंकि संविधान का अंतिम निर्वचन करता कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो क्या पूछा गया?
पूछा गया कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन की संसद की शक्ति में क्या किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति निहित है? क्या किसी विदेशी राज्य को ऐसे ही सौंप सकते हैं हम कोई भूभाग? नहीं सौंप सकते भाई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? न्यायालय ने कहा कि संसद साधारण विधि द्वारा ऐसा नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? साधारण विधि द्वारा ऐसा नहीं कर सकती। इसके लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। क्या करना होगा? संविधान संशोधन करना होगा। अतः संसद द्वारा 9वां संविधान संशोधन 1960 पारित करके बेरूबाड़ी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया, क्योंकि उस समय ईस्टर्न पाकिस्तान वेस्टर्न पाकिस्तान दोनों क्या थे? एक ही थे, पाकिस्तानी माना जाता था उसको। आज भले ईस्टर्न पाकिस्तान को हम क्या बोलते हैं? बांग्लादेश बोलते हैं। वेस्टर्न पाकिस्तान को पाकिस्तान बोलते हैं। लेकिन क्या है कि 9वां संविधान संशोधन 1960 पारित करके बेरूबाड़ी संघ राज्य क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया। अब जब मोदी जी दूसरी बार आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? अपने पड़ोसियों के साथ जो जमीन संबंधी विवाद था ना, उसको निपटाया। उसके लिए भी संविधान संशोधन करना पड़ा। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 क्या किया गया? बांग्लादेश को 100 कितने एनक्लेव? 111। अरे बांग्लादेश की कुछ जमीन हमारे पास थी, हमारी कुछ जमीन बांग्लादेश के पास थी। हमने 51 एनक्लेव अपने वापस ले लिए, 111 एनक्लेव उनको दे दिए। उसके लिए भी 100वां संविधान संशोधन करना पड़ा। क्या करना पड़ा? 100वां संविधान 111 एनक्लेव हमने बांग्लादेश को दिए और 51 एनक्लेव हमने बांग्लादेश से, मतलब जमीन है ये। एनक्लेव जो बोल रहे हैं हम क्या है? जमीन है। विवाद चल रहा था, बांग्लादेश कई समय से क्या कर रहा था? विवाद कर रहा था कि जी हमारी जमीन तुम्हारे पास, तुम्हारी जमीन हमारे पास, इसको क्या करो? बड़वाली में बोलते हैं संटाओ। क्या करो? संटा दो जल्दी से। तो हमने अपने 51 एनक्लेव ले लिए, 111 एनक्लेव उनको दे दिए, खत्म। लेकिन पूछेगा क्या? संविधान संशोधन। अब देखो यहाँ पे नंबर पढ़ रहे हो आप। एक हमने 9वां संविधान संशोधन पढ़ लिया जो कि बेरूबारी मामले को, और एक हमने 100वां संविधान संशोधन पढ़ लिया जो कि बांग्लादेश को एनक्लेव दिए हमने। ये नंबर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी विदेशी राज्य को आप क्या कर रहे हो, कोई क्षेत्र सौंप रहे हो या ले रहे हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा भैया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब भाई भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन, कितना हो गया टाइम? 17 मिनट हो, तो अभी बहुत समय है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, क्या भाषाई आधार पर राज्यों का? भाई स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के मद्देनजर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को एस के धर, कौन? एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन का गठन किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, 27 नवंबर 1947 को किया। एस के धर, न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय, कितने? 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग यानी लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन का गठन किया। आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब उसने क्या कहा? क्योंकि यहाँ के लोग कह रहे थे कि भाषाई आधार पर राज्य बनाओ, क्या करो, और आदत है हम लोगों की, तेरी मेरी भाषा एक जैसी, चल भाई तू मेरा भाई, है ना। तो और फिर क्या हुआ? इन्होंने अपने रिकमेंडेशन दी। इन्होंने कहा भैया भाषा की जगह प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक स्थिति, वित्तीय स्थिति और विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। ऐसे में तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी भाषा भाषियों के बीच में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एस के धर बड़ा समझदार उत्तर दिया उन्होंने कहा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय या विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। ठीक है। कांग्रेस कार्य समिति ने भी क्या किया? राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में जेबीपी समिति बनाई, कांग्रेस ने भी बना दी, जिसमें अब यहां से क्वेश्चन बनता है जेबीपी समिति में कौन? तो जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया, पी मतलब पट्टाभी।
इन तीनों ने भी अध्ययन किया कि भाई भाषाई आधार पर होना चाहिए क्या। इस समिति ने भी 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने भी कहा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। अब भाई तेलुगु भाषी, आंध्र प्रदेश के थे वो तेलुगु भाषी, तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य गठन की मांग के समर्थन में एक नेता थे उनके, पोट्टी श्री रामुलु। कौन? पोट्टी श्री रामुलु। वो बैठ गए अनशन पे, आमरण अनशन पर। 56वें दिन उनकी मौत हो गई। क्या हो गई? 56वें दिन मृत्यु हो गई। दंगे शुरू हो गए दक्षिण भारत, मतलब तेलुगु भाषियों के बीच में। पिक्चरें देखते हो साउथ इंडियन? बस समझ लो, दंगे शुरू हो गए। अब जब दंगे शुरू हो गए तो दक्षिण भारत हमेशा से हिंदी का विरोध करता रहा है। इसी कारण हिंदी आज तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, राजभाषा बनी है। क्यों बनी है? वो इंग्लिश को तो अडॉप्ट कर लेते हैं लेकिन हिंदी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। दक्षिण के जो क्या है राज्य हैं वो हिंदी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे हिंदी हम पर क्या की जा रही है, थोपी जा रही है। और संस्कृत में पूरे पूजा पाठ होता है, मंदिरों में संस्कृत में पूरा पूजा पाठ होता है, लेकिन हिंदी को नहीं मानते हैं। इंग्लिश को क्या करते हैं, रिक्शे वाला भी होगा तो इंग्लिश में बोलेगा, कोई भी होगा साउथ में इंग्लिश बोलते हैं वो लोग। क्या बोलते हैं? सेकंड लैंग्वेज जो है उनकी क्या है, जैसे फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु है, दूसरी लैंग्वेज क्या होगी? इंग्लिश होगी। चलो जी, नेहरू जी भी घबरा गए। अच्छा, घबरा गए तो आनंद फानंद में उन्होंने क्या कर दिया, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर या तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर दी। दंगे हो गए थे ना, ऐसा लगने लगा था कि ऐसा ना हो कि भारत के 2 टुकड़े हो जाएं, अभी दक्षिण भारत अलग, उत्तर भारत अलग। तो नेहरू ने एकता को बनाए रखने के लिए कहा ठीक है भाई, आंध्र प्रदेश राज्य के गठन 1 अक्टूबर 1953 को याद करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? 1 अक्टूबर 1953 को याद करना पड़ेगा कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1 अक्टूबर 1953। यूपीएससी का क्वेश्चन है दोबारा। अब तो ग्रुप सी में भी देखा जा रहा है, हर जगह देखा जा रहा है, पर यूपीएससी का प्रश्न रहा है ये कभी। ठीक है, चलो जी। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। अब अन्य भाषा भाषी भी लग गए भाई विरोध करने, इनको क्यों दिया? होता है ना ऐसा, माना इन्हें मैं चॉकलेट दे दूं तो आप भी बोलोगे मुझे क्यों नहीं दिया, मैं भी तो आपका क्या हूँ, छात्र हूँ, शिष्य हूँ। वही हुआ। तेलुगु भाषियों के लिए पृथक राज्य का गठन के पश्चात अन्य भाषा भाषियों द्वारा अलग राज्य की मांग क्या हो गई, तेज हो गई। अब क्या किया जा सकता है? अब सरकार क्या करेगी? सरकार क्या करेगी? आयोग बनाएगी। क्या बनाएगी? आयोग बनाएगी, और उस आयोग का नाम होगा फजल अली आयोग। देखिए 27 नवंबर 1947 को एस.के. धर वाला आयोग था, 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? भाषाई प्रांत आयोग, है ना। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए थे, उसके बाद का आयोग था कौन? एस.के. धर आयोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिठाया था। अब 1953 में फजल अली आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? न्यायमूर्ति फजल अली आयोग बनाया गया। 3 सदस्य थे, एक थे फजल अली, दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू, और तीसरे थे के.एम. पणिक्कर। कौन? के.एम. पणिक्कर। ये वही हैं जो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को क्या बोलते हैं? डाकू राज्य की संज्ञा देते हैं भाई। मैं वापस ले जाना चाहूंगा, प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764, 65 में इलाहाबाद की संधि, दीवानी मिल गई, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी, किसको? अंग्रेजों को। वहां से लूट शुरू हुई और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक लूट जारी रही। के.एम. पणिक्कर ने कहा डाकू राज्य था। क्या था? ये वही के.एम. पणिक्कर हैं जो बिल्कुल सीधे बोला डाकू राज्य था। समझ में आया? तो के.एम. पणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू, और जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली। ठीक है जी, इन्होंने भी अध्ययन किया। 30 दिसंबर 1955। अब क्वेश्चन बनेगा कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग कब बना? तो आपने बोला 1953, और जब बोलेगा अधिनियम कब बना तो 56। अधिनियम कब बना? 56। आयोग कब बना? 53। 53 में आयोग का काम होता है रिकमेंडेशन। क्या होता है? सलाह देना। 53 में इन्होंने क्या कर दिया? अपनी रिपोर्ट जारी की। 30 दिसंबर 1955 को रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया।
तो अब फिर क्वेश्चन बनेगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, अधिनियम मतलब एक्ट, अधिनियम मतलब एक्ट 1956 किसकी रिकमेंडेशन पर पारित हुआ? आंसर फजल अली आयोग की रिकमेंडेशन पर। किस पर? ठीक है जी। इस अधिनियम के अनुसार संविधान में 7वां संशोधन किया गया। क्या? 7वां संविधान संशोधन किया गया और मूल संविधान के राज्यों को 4 श्रेणियों यथा क, ख, ग, घ को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो 7वां संविधान संशोधन याद करना है आपने। साथ में बोलना है आपने ए बी सी डी जो श्रेणियां थी राज्यों की, उनको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। उसकी जगह पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठन किए गए। कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि फजल अली आयोग ने कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बोले थे? नहीं भाई, फजल अली की जो रिकमेंडेशन थी उसमें राज्यों की संख्या अलग दिखती है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अलग दिखती है। लेकिन जब एक्ट पास किया संसद ने तब हमें राज्यों की संख्या जो दिखती है वो 14 दिखती है और यूनियन टेरिटरीज जो दिखती है हमें 6 दिखती हैं। जबकि फजल अली ने कितनी यूटी बोली थी? 3 बोली थी मेरे ख्याल से, चेक करो। हाँ, 16 राज्य बोले थे और 3 यूनियन टेरिटरी बोली थी। किसने? फजल अली ने। लेकिन संसद ने क्या किया? 14 राज्य बना दिए और 6 यूनियन टेरिटरी बना दी। समझ में आया? अच्छा, अब ये जो ए बी सी डी थे ना भाई, ये भी पता होने चाहिए ये राज्य थे कौन कौन थे। ए में कौन थे? बी में कौन थे? सी में कौन थे? डी में कौन थे? डी में तो भैया अंडमान निकोबार था, पहले इसको याद कर लो। डी में कौन था? अंडमान निकोबार था। ए में कौन था? हाँ तो मुझे दीजिए तो मैं बता देता हूं। जो ब्रिटिश प्रांत थे वो किस में थे? ए में थे। किसमें? जो ब्रिटिश प्रांत थे वो किस में थे भाई? ए में थे। और वो कौन कौन थे मैं बता देता हूं। असम था, बिहार था, बॉम्बे था, मध्य प्रदेश था, मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रांत, मद्रास था, उड़ीसा था, पंजाब था, संयुक्त प्रांत था और वेस्ट बंगाल प्रांत था। कौन कौन थे उसमें? 9 प्रांत थे। किसमें? ए में। और ये कौन थे? ये ब्रिटिश भारत के प्रांत थे जिन पर ब्रिटिशर्स का क्या था? कब्जा था। ठीक है, यही था। हाँ जी, अरे भाई यही थे। बी में जो थे वो कौन थे? हैदराबाद रियासत थी, यानी प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो किसमें थे? बी में। हैदराबाद रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, राजस्थान है ना, सौराष्ट्र, त्रावणकोर कोचीन को एक साथ बोलना है आपने, और विंध्य प्रदेश। और कौन? विंध्य प्रदेश। ये किस में थे भाई? ये पार्ट बी में थे। किस में थे? पार्ट बी में थे। पार्ट सी में कौन थे? पार्ट सी में कमिश्नरी क्षेत्र थे। कौन थे? अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली। अब दिल्ली इंपॉर्टेंट हो जाता है, दिल्ली से क्वेश्चन पूछेगा किस में था? पार्ट सी में था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। मतलब 9 थे ए में, 9 थे बी में, 10 थे सी में और एक अकेला अंडमान निकोबार क्या था? डी में। और इससे क्या होती थी? असमानता होती थी। माना मैं ये बोलूं कि तुम ए ग्रेड के स्टूडेंट हो मेरे, और तुम बी ग्रेड के और तुम सी ग्रेड के हो, तुम्हें अच्छा लगेगा सी ग्रेड सुन के? ग्रुप सी की तैयारी क्यों कर रहे हो? जब आपको सी ग्रेड सुनना पसंद नहीं है तो ए ग्रेड की तैयारी करो। करेंगे बिल्कुल, आश्वासन दो मुझे, ठीक है। अरे ऐसे डी ग्रेड में किसी को बोलूं कि ये डी ग्रेड के हैं, तो डी ग्रेड तो वही फिर। तो ऐसे में क्या हो रहा था कि नहीं हो रहा था, एक असमानता सी हो रही थी। क्या? कि ये राज्य जी, जैसे कौन? संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, ये तो आ रहे थे ए कैटेगरी में, अंडमान निकोबार आ रहा था डी कैटेगरी में, ये वाले आ रहे थे सी कैटेगरी में। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब कोई योजना जाएगी तो ए वालों पे पहले देनी है, फिर बी वालों पे छन छन के, फिर सी वालों को थोड़ा कम, लास्ट में जो बचेगा डी वाले को क्या ऐसा करना है।
इसलिए क्या हुआ कि इस कैटेगरी को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इतना समझ में आया? किस संविधान संशोधन से भाई? 7वें संविधान संशोधन से। किससे? हाँ, रुक रुक के पढ़े, कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी फॉर्म नहीं आया, पेपर जब आएगा तब हम तेज चलते हैं, अभी आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7वां संविधान संशोधन। अब इन्होंने कितने राज्य बोले थे भाई? जो आपके फजल अली हैं उन्होंने बोले थे क्या? 16 राज्य 3 यूनियन टेरिटरी। बने कितने? संसद ने कितने बनाए? 14 राज्य 6 यूनियन टेरिटरी। वो 14 राज्य कौन कौन से बने? 6 यूनियन टेरिटरी कौन सी बनी? मैं नाम पढ़ लेता हूं एक बार। आंध्र प्रदेश बना भाई, असोम बना, बिहार बना, बॉम्बे बना, जम्मू कश्मीर बना, केरला बना, मध्य प्रदेश बना, मद्रास बना, मैसूर बना, उड़ीसा बना, पंजाब बना, राजस्थान बना, उत्तर प्रदेश बना, वेस्ट बंगाल बना। 14 राज्य बने। ये कितने बने? अब इसको बार बार सुनना तब याद होगा आपको। क्या होगा? 14 राज्यों के नाम दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी जो 6 बनी वो कौन सी बनी? अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप को बोलते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनदीवी आइलैंड। एक साथ बोलना है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप यानी लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनदीवी आइलैंड। फिर 5वां बना मणिपुर और 6ठा बना त्रिपुरा। मणिपुर, त्रिपुरा, जिन्हें आज आप राज्यों के रूप में जानते हो, ये कभी जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास हुआ था तब ये क्या थी? यूनियन टेरिटरी थी। मणिपुर यूनियन टेरिटरी थी, त्रिपुरा यूनियन टेरिटरी थी, आपका हिमाचल प्रदेश क्या था? यूनियन टेरिटरी था, ठीक है। अंडमान निकोबार आज भी यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप आज भी यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली आज भी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन नेशनल कैपिटल रीजन है दिल्ली। क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है दिल्ली, ठीक है। अब भाई मैंने आपको बता दिया कि ए अनुसूची में कौन थे? ब्रिटिश प्रांत व देसी रियासत, है ना। ब्रिटिश प्रांत थे। क्या थे? ब्रिटिश प्रांत थे। फजल अली आयोग ने राज्यों के इस वर्गीकरण को क्या कर दिया? चलो, अब भाई क्या हुआ उसके बाद? इनका क्रम याद करना भाई। क्या करना? क्रम याद करना। क्योंकि देखो 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश बना, तो क्या करेगा वो? आपसे क्वेश्चन पूछेगा आंध्र प्रदेश के बाद कौन बना, तब क्या बोलोगे? बोलो तो। नहीं भाई, वो तो वो वाली लिस्ट है, वो तो वो वाली लिस्ट है। कौन सी? जो कि 1956 में क्या हुई? पारित हुई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर नए राज्यों के गठन की बात करें हम, तो सबसे पहले मैंने कहा आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश के बाद कौन बना? गुजरात बना भाई। किससे अलग हुआ? बॉम्बे से। बॉम्बे प्रांत मतलब महाराष्ट्र, मराठी भाषा वाले मराठी हो गए, महाराष्ट्र हो गए, और जो गुजराती भाषा वाले वो क्या हो गए? गुजरात। तो इसके बाद बना गुजरात, 60 में बना गुजरात। क्या बना? ये लिस्ट याद करनी है आपने। उसके बाद बना नागालैंड। क्या बना? नागालैंड बना 63 में। कब बना? और हरियाणा बना 66 में। हरियाणा कब बना? 66 में। हिमाचल बना 71 में। हिमाचल कब बना? 71 में। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा बने 72 में। MMT, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा कब बने? 72 में। सिक्किम बना 75 में। सिक्किम कब बना? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 87 में बने। 87। फिर बना छत्तीसगढ़, फिर बना उत्तराखंड, फिर बना झारखंड, फिर बना तेलंगाना। फिर क्या बना? तेलंगाना। और फिर यूटीज बनी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसको छोड़ो, राज्यों की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो ना, अनएक्सपेक्टेड आंसर होता है कि आंध्र प्रदेश के बाद कौन बना? तो गुजरात बना। आंध्र प्रदेश के बाद कौन बना? कौन बना भाई? गुजरात बना। उसके बाद कौन बना? नागालैंड बना। उसके बाद कौन बना? हरियाणा। उसके बाद कौन बना? हिमाचल। दरअसल ये ना पंजाब था पूरा। पंजाब समझ रहे हो? अरे भाई पंजाब से टूटा ना, पेप्सू से टूटा। जो पंजाबी बोलते थे वो पंजाब बना, जो पहाड़ी थे वो हिमाचल बना। हिमाचल पहले यूटी बना था, और जो आपके हिंदी भाषी थे वो हरियाणा बना। यानी तीनों एक ही चीज से निकले हैं। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, ये तीनों क्या हैं? एक ही खंड से निकले हैं। किससे निकले हैं? पेप्सू से। समझ में आया?
अब भाई पहले ये लिस्ट जो मैंने आपको बताई कि ये याद कर लो, अब इनकी कहानी पढ़नी है हमने। क्या करनी है? कहानी पढ़नी है। तो मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि जो क्रम याद रखना है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, फिर मेघालय, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, एक साथ बोलना है आपने। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 72। मैं यहां से क्वेश्चन बनाता, 1972 में 3 नए राज्य जो बने वो कौन थे? MMT, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। फिर मैं क्वेश्चन बनाता आपसे, 87 में 3 राज्य कौन कौन बने? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा के बाद उसे सिक्किम बना 72 में। 75 में बने कौन? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। मैं इस पे ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं, मैंने यूपीएससी में यहां से क्वेश्चन देखा है। क्या किया है? और हम लोग फंसे हैं इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि क्रम याद नहीं किया। सन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्रम इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है यूपीएससी में? लेकिन ग्रुप सी में क्या होता है? सन इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? इतना समझ में आ गया? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये सब कब के? 1987 के हैं। फिर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ये उत्तराखंड में बना था क्वेश्चन कि जो 3 नए राज्य बने उनका सही क्रम क्या है, और कई बच्चे गलत करके आए। झारखंड को ऊपर लिख दिया। झारखंड नीचे है भाई, झारखंड नीचे है। पहले छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से टूट के, उत्तर प्रदेश से टूट के। 9 नवंबर को कौन बना? उत्तराखंड बना। और 15 नवंबर को कौन बना? झारखंड बना। 1, 9, 15, ये 3 डेट याद रखनी है। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। फिर तेलंगाना की डेट याद रखनी है भाई। 2 जून की रोटी याद है आपको? अरे 2 जून की रोटी बोलते हैं, मतलब खाना पीना मिल जाए दिन भर, मतलब जिसे बोलते हैं। पर 2 जून याद रखना है आपने। 2 जून 2014, 2 जून 2014 तेलंगाना अलग स्टेट बना। इतना समझ में आ गया? तो इसको याद कर लो पहले, फिर इस पर मैं क्या करूंगा? कितने मिनट हो गए? इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा ना कैसे कैसे बने। 36, तो इतना ही बनाओ इसमें।